नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम टिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं केवीएस स्पेशल एजुकेटर टीआरई 2 के टॉपिक एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। इससे पहले हमने दो टॉपिक ऑलरेडी टीआरई 2 से संबंधित कवर किए हैं, जिसमें पहला टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी और दूसरा टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनकी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर चैनल पर ज़रूर देख लें, क्योंकि केवीएस खासकर स्पेशल एजुकेटर टीआरई 2 से संबंधित जो टॉपिक वाइज वीडियो दिए जा रहे हैं वो सिर्फ इसी चैनल पे आपको मिल रहे हैं। बाकी एंड चैनलों पर या तो बार बार सिलेबस की वीडियो अपलोड की जा रही है या तो कोर्स बेचा जा रहा है, और उन लोगों को ना तो नोट्स मिल पा रहे हैं और ना ही वीडियो मिल पा रही हैं। तो आप लोग अगर अपने केवीएस टीआरई 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज और उसके सब टॉपिक्स से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को कवर किया गया है। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य, मोड्स, भारतीय दार्शनिक, संवैधानिक प्रावधान आईटी 2009, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आदि से संबंधित बनने वाले लगभग हम आज 150 MCQs पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक, यानी शिक्षा की प्रकृति, परिभाषा, उद्देश्य और 21वीं सदी में भारत में शिक्षा। इससे संबंधित हम प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ है। तो जो शिक्षा का अर्थ होता है वो होता है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। आज एक कमेंट था कि सर आप आंसर को हाइड कर दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन कराइए और हमको थोड़ा समय दीजिए ताकि हम लोग आंसर कर पाएँ। लेकिन हमारी परीक्षा की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और हमारे पास समय कम है, इसलिए हम आपको टॉपिक वाइज और फास्ट वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके पूरे सिलेबस को कवर किया जा सके। क्योंकि अन्य कहीं किसी चैनल पे इससे संबंधित मैटर मिल नहीं रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको पूरा सिलेबस करवाया जाए। इसलिए हमको आंसर और क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करवाना पड़ रहा है और एक्सप्लेन भी हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इस वीडियो को 1, 2, 3 बार देखिए, ताकि भाई पहली बार हो रहा है तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्या बन सकता है, इसके बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चनों को दिया जा सकता है, ऑप्शन कैसे बनाए जा सकते हैं। तो उस आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके पेपर में अच्छे नंबर आ सकें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा की मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो शिक्षा की जो मुख्य उद्देश्य है उसमें क्या नहीं शामिल है? तो केवल आर्थिक लाभ। क्या? केवल आर्थिक लाभ। जैसे शारीरिक विकास भी शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, नैतिक विकास भी शिक्षा का उद्देश्य होता है, सामाजिक विकास भी शिक्षा का उद्देश्य होता है, लेकिन आर्थिक लाभ किसी प्रकार से भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 21वीं सदी में भारत में शिक्षा का प्रमुख फोकस क्या है? तो 21वीं सदी में भारतीय शिक्षा का जो प्रमुख फोकस था वो कौशल आधारित और डिजिटल शिक्षा का पर मुख्य फोकस किया गया था। अगला है, औपचारिक शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या है, यानी फॉर्मल एजुकेशन का मुख्य माध्यम क्या है? स्कूल, परिवार, मीडिया या फिर खेल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कूल और संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण क्या है? तो ये जो शिक्षा होती है वो माता पिता से सीखना इनफॉर्मल एजुकेशन का एक उदाहरण है। अगला, अनियमित शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण क्या है? तो इसका जो उदाहरण है वो ओपनिंग स्कूल जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, नियमित शिक्षा रेगुलर एजुकेशन का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका जो मुख्य लक्षण है वो है निर्धारित समय सारणी और कक्षा। ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका जो मुख्य लाभ होता है वो होता है लचीलापन और पहुंच। अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंडेड लर्निंग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारंपरिक और ऑनलाइन का मिश्रण जो होता है वो ब्लेंडेड लर्निंग का उदाहरण है। अगला, मुख्य धारा शिक्षा या मेन स्ट्रीम का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है वो विशेष बच्चे सामान्य स्कूलों में, यानी मुख्य धारा का क्या
मुख्यधारा शिक्षा का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि विशेष बच्चे भी सामान्य स्कूलों में पढ़ सकें, इसे ही समावेशी शिक्षा भी कहा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल शिक्षा से संबंधित है। तो इसी क्रम में हमारा पहला जो क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे पहले हम क्वेश्चनों में आगे बढ़ें तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप भी हमें मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या नैतिक या फिर सामाजिक हो। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर थोड़ा और बताना चाहेंगे कि कभी भी जो क्वेश्चन आए खासकर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित, उसमें निगेटिव आंसर को करने से बचें, क्योंकि निगेटिव आंसर जो है कभी भी स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में सही नहीं होता। हमेशा पॉजिटिव आंसर को ही लगाना चाहिए। जैसे हम पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो केवल किताबी ज्ञान नहीं हो सकता है, नौकरी प्राप्त नहीं हो सकता है, धन कमाना नहीं हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, जैसे शारीरिक, मानसिक, नैतिक या सामाजिक, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आंसर है, तो इस हिसाब से यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चनों को सही करने का प्रयास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की परिभाषा के अनुसार शिक्षा क्या है? तो अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे केवल स्कूल जाना ये नहीं हो सकता है, परीक्षा पास करना सिर्फ शिक्षा का उद्देश्य नहीं, सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं, तो इसमें कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन भर चलने वाली सीखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। तो ये कैसा है? पॉजिटिव आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 मुख्य एजेंसियां कौन कौन सी हैं? तो वो हैं परिवार, स्कूल और समाज। अगला क्वेश्चन है, 21वीं सदी में भारत में शिक्षा का प्रमुख बदलाव क्या है? तो वह कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और समावेशी शिक्षा। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मल एजुकेशन का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका जो मुख्य लक्षण होता है वह संस्थागत होता है, एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है और उस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के बाद एग्जाम के बाद आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से और कई बार देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये टॉपिक वाइज हैं और इसमें हर एक सब टॉपिक को भी कवर किया गया है, ताकि अगर क्वेश्चन बने तो आपको यहाँ से सीधे मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो उससे संबंधित आपको शब्दावली मिलनी चाहिए, ताकि आपको ये लगे कि हमने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं और आप उसका आंसर आसानी से कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है, इनफॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण क्या है? तो माता पिता से बातचीत, खेल कूद से सीखना ही इनफॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण है। अगला, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है वो संस्थागत लेकिन लचीला होता है, जैसे ओपन स्कूलिंग या एडल्ट एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है? तो फॉर्मल में कठोर समय सारणी, जबकि नॉन फॉर्मल में लचीलापन होता है। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, और इस पर हम डिटेल वीडियो भी लाने वाले हैं जो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पे होगी, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे हमको लिखना है। 21वीं सदी की शिक्षा में कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है? तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान और डिजिटल लिटरेसी जो है वो क्या है? वो शामिल है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की एजेंसियों में परिवार की भूमिका क्या है? तो इसमें प्राथमिक एजेंसी, मूल्यों और आदतों का विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य प्लेटो के अनुसार क्या था? तो व्यक्ति को राज्य के लिए उपयोगी बनाना ही प्लेटो का मुख्य उद्देश्य था। अगला, आधुनिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो समाज में योगदान देने वाला व्यक्ति तैयार करना। अगला, इनफॉर्मल शिक्षा में सीखने का माध्यम क्या है? तो दैनिक अनुभव, पर्यावरण और सामाजिक संपर्क। तो इस हिसाब से बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नॉन फॉर्मल
शिक्षा का उदाहरण क्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया है क्या नहीं है, तो जब भी क्वेश्चन पढ़ें उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि देखिए अभी तक नॉन फॉर्मल शिक्षा का उदाहरण क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड आ गया है, नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़कर तभी जो है ऑप्शन की ओर जाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कूल की नियमित शिक्षा जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 21वीं सदी में भारत में शिक्षा चुनौतियाँ क्या हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता, पहुँच, समानता और कौशल मिसमैच, यानी इसका ऑप्शन जो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ क्या है। तो जो शिक्षा का अर्थ होता है वो होता है बाहर निकलना, यानी लैटेंट एबिलिटी को विकसित करना ही शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल नहीं है तो केवल शारीरिक सजा, ये क्या है, ये शामिल नहीं है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि कैसे देखो हम इसको आंसर सही कर सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो सिर्फ शिक्षा का अर्थ जो है वो पढ़ना नहीं होता है, किताबें पढ़ना वो भी नहीं होता है, सिर्फ परीक्षा देना वो भी नहीं होता, ये निगेटिव आंसर है। लेकिन अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो बाहर निकालना यानी लैटेंट एबिलिटीज़ को विकसित करना, यानी संपूर्ण विकास ही शिक्षा का क्या होता है, अर्थ होता है। तो इस प्रकार भी हम अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर्मल शिक्षा का लाभ क्या है। तो व्यवस्थित ज्ञान और प्रमाण पत्र ही फॉर्मल शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है समाज शिक्षा का एजेंसी कैसे कार्य करता है। तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक मूल्य, नॉर्म्स और सोशलाइजेशन के माध्यम से करता है। अगला है 21वीं सदी की शिक्षा में NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, 2020 का योगदान क्या है। तो इसमें मुख्य योगदान है वो समावेशी, कौशल आधारित और बहुभाषी शिक्षा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के कार्य, मोड्स और सरकारी गैर सरकारी भूमिका से संबंधित बनने वाले अब हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। यानी हमारा जो सब टॉपिक्स है वो है शिक्षा के कार्य, मोड्स और सरकारी और गैर सरकारी भूमिका से संबंधित अब हम प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो वो होता है दिव्यांग और सामान्य बच्चों को साथ में पढ़ाना, यही जो है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला विशेष स्कूल यानी स्पेशल स्कूल किसके लिए होते हैं। तो ये जो स्कूल होते हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होते हैं। अगला है होम बेस्ड एजुकेशन का उपयोग कब होता है। तो इसका उपयोग होता है गंभीर दिव्यांगता में, यानी जो बच्चे गंभीर दिव्यांगता से ग्रसित होते हैं उनके लिए जो है होम बेस्ड एजुकेशन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर घर जाकर बच्चों को एजुकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा शिक्षा में सरकार की भूमिका क्या है। तो जो शिक्षा में सरकार की मुख्य भूमिका है वो नीति बनाना और फंडिंग करना, यानी शिक्षा के लिए बजट बनाना, उसके लिए जो सिलेबस तैयार करना, उसके लिए नीतियाँ बनाना, ताकि कैसे जो है हर बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके, ही क्या होता है सरकार की मुख्य भूमिका होती है। अगला NGO की शिक्षा में भूमिका क्या है। तो NGO की जो शिक्षा में भूमिका होती है वो होती है पहुंच बढ़ाना और विशेष कार्यक्रम आयोजित करना, ताकि बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके, उनके पेरेंट्स से मिलकर बच्चों को आगे बढ़ाने, उनकी शिक्षा में योगदान देने से संबंधित कार्यों को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय शिक्षा दर्शन और दार्शनिक से संबंधित। तो इसका पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था। तो जो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य माध्यम था वो हस्तशिल्प और उत्पादक कार्यों से संबंधित था, यानी उस समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था हस्तशिल्प और उत्पादक कार्य। अगला रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन का केंद्र क्या था। तो वो था प्रकृति के निकट शिक्षा, यानी
रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि प्रकृति के निकट रहकर ही शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। अगला, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को क्या कहा? तो उन्होंने मनुष्य से पहले से मौजूद पूर्णतया का प्रकटीकरण ही शिक्षा को बताया है। अगला, श्री अरविंदो की शिक्षा का फोकस क्या था? तो श्री अरविंदो की जो शिक्षा का मुख्य फोकस था वो आध्यात्मिक और एकीकृत विकास से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? अनुभव द्वारा सीखना। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, जिसमें हम रखेंगे संज्ञानात्मक विकास के चरण यानी पियाजे, रूसो यानी प्राकृतिक शिक्षा से संबंधित, मॉन्टेसरी यानी बच्चे केंद्रित शिक्षा और टैबुला रासा आदि पर आधारित हम अब प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने मुख्य चरण हैं? तो कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। अगला क्वेश्चन, पियाजे का पहला चरण कौन सा है? तो वो है सेंसरी मोटर, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंसरी मोटर स्टेज की आयु सीमा क्या है? तो इसकी जो आयु सीमा होती है वो जन्म से 2 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे किस प्रकार की सोच दिखाते हैं? तो इसमें प्रतीकात्मक और अंतर्ज्ञानी सोच को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या कर सकते हैं? तो इसमें कंक्रीट वस्तुओं पर तार्किक ऑपरेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की आयु क्या होती है? तो वो होती है 12 वर्ष से ऊपर की आयु को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो वो है सक्रिय निर्माण यानी एक्टिव कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने मन को क्या कहा है? तो क्या कहा है? टैबुला रासा यानी ब्लैंक स्लेट कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि जॉन लॉक ने मन को क्या कहा है? तो उन्होंने ब्लैक स्लेट बोला है यानी टैबुला रासा बोला है। अगला क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? तो ये है इंद्रियों के माध्यम से अनुभव, यानी जॉन लॉक ज्ञान का स्रोत किसे मानते हैं? तो वो मानते हैं कि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव होता है वही क्या होता है? ज्ञान का मुख्य स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, लॉक की शिक्षा में मुख्य जोर किस पर है? तो अनुभव आधारित और व्यवहारिक शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया है। यानी कैसी शिक्षा होनी चाहिए? अनुभव आधारित होना चाहिए तथा व्यवहारिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जीन जैक्स रूसो की पुस्तक शिक्षा पर क्या है? तो ये क्या है? इमाइल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ये क्या है? प्राकृतिक शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है, रूसो ने कहा है कि बच्चे जन्म से क्या हैं? तो बच्चे जन्म से क्या होते हैं? अच्छे हैं। यानी रूसो ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से अच्छे होते हैं, इनेट गुडनेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमाइल में रूसो ने शिक्षा को कितने चरणों में विभाजित किया है? तो 5, यानी आयु के अनुसार 5 चरणों में विभाजित किया है। किसने? इमाइल में रूसो ने शिक्षा के 5 चरणों में आयु के अनुसार विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, रूसो की शिक्षा में मुख्य विधि क्या है? तो वो अनुभव द्वारा सीखना और प्रकृति के निकट। अगला क्वेश्चन है, मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा का मुख्य फोकस क्या है? तो वो है बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंट्रेड ही जो है मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा का मुख्य फोकस है। यानी उन्होंने बताया था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चे में क्या होता है? तो संवेदनशील अवधियाँ होती हैं यानी सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेसरी विधि में मुख्य तत्व क्या है? तो जो मुख्य तत्व होता है वो होता है तैयार वातावरण यानी प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट। क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं प्राइमरी टीचर्स की, तो इसमें मॉन्टेसरी
से जितनी संबंधित अवधारणाएं हैं या जितनी भी थ्योरीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उससे बनने वाले हमने सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। तो इन प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से देखें और इसको बार बार दोहराने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी में बच्चे की स्वतंत्रता किस पर आधारित है? तो सीमाओं के साथ स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम विद लिमिट्स। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो वो जो भूमिका होती है वो निरीक्षक और मार्गदर्शक यानी गाइड और ऑब्जर्वर के रूप में होती है। अगला, पियाजे और मॉन्टेसरी दोनों में क्या समान है? तो जो दोनों में समान है वो बच्चे सक्रिय रूप से सिखाते हैं, यानी बच्चे जो है सक्रिय रूप से सिखाते हैं, ये दोनों में समान है। अगला, लॉक और रूसो दोनों ने क्या जोड़ दिया? तो अनुभव और प्रकृति को जोड़ दिया, यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के थ्योरी में असिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या है? तो है ये है स्कीमा में बदलाव। अगला क्वेश्चन है, रूसो ने समाज को शिक्षा के लिए क्या कहा है? तो भ्रष्ट करने वाला कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी रूसो ने समाज को शिक्षा के लिए क्या कहा है? तो भ्रष्ट करने वाला कहा है। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेसरी में एब्जॉर्बेड माइंड क्या है? तो ये बच्चे का अवशोषण करने वाला मन। अगला क्वेश्चन है, लॉग की टेबुलर आशा शिक्षा में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे खाली स्लेट होते हैं और वो अनुभव से भरता है, यानी उनका मानना था कि बच्चे क्या होते हैं, वो खाली स्लेट होते हैं और वो क्या होते हैं, अनुभव के द्वारा भरते हैं। अगला, पियाजे के अनुसार संरक्षण यानी कंजर्वेशन किस स्टेज में समझ में आता है? तो वो आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसो की नकारात्मक शिक्षा यानी निगेटिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो बाधाओं से बचाव और प्राकृतिक विकास। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी सामग्री का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है सेल्फ करेक्शन। अगला क्वेश्चन है, लॉक ने शिक्षा में शारीरिक स्वास्थ्य पर जोर क्यों दिया है? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अगला क्वेश्चन, पियाजे की थ्योरी शिक्षा में कैसे लागू होती है? तो ये लागू होती है बच्चे की तैयारिता के अनुसार पढ़ाना, यानी बच्चा कैसे तैयार है और उसी के अनुसार उसको पढ़ाना ही पियाजे की शिक्षा थ्योरी जो है यहाँ पर बताती है। अगला, रूसो के अनुसार लड़कियों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो उनकी होनी चाहिए घरेलू और पुरुषों पर निर्भर, यानी उनके समय के अनुसार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी में मिक्स्ड एज ग्रुप क्यों? क्योंकि छोटे बड़ों से सीखें, इसलिए मॉन्टेसरी में मिक्स्ड एज ग्रुप को रखा जाता था। अगला, लॉक और पियाजे दोनों में क्या समान है? तो दोनों में अनुभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यानी दोनों ने अनुभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या है? तो ये अर्थ होता है संतुलन की स्थिति। अगला क्वेश्चन है, रूसो ने शिक्षा को किससे शुरू करने की सलाह दी है? तो वो शारीरिक विकास और इंद्रियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आजीवन सीखने वाला स्वतंत्र व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, लॉक की शिक्षा में अनुशासन कैसा है? तो ये है तर्क और व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की थ्योरी भारतीय शिक्षा में कैसे उपयोगी है? तो ये उपयोगी है विकास के चरण के अनुसार पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बच्चे को प्रकृति के निकट शिक्षा देना चाहता है? तो वो है रूसो, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। यानी रूसो का मानना था कि बच्चों को प्रकृति के निकट रहकर शिक्षा देना चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो भारतीय संविधान और शिक्षा से संबंधित होगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? तो ये है समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद
21A क्या प्रदान करता है? तो ये 6 से 14 वर्ष को वाले बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करता है। तो 6 से 18 वर्ष तक के किन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है? जिन लोगों को आंसर पता है, क्योंकि पिछली वीडियो में यह टॉपिक था और हमने करवाया भी था कि 6 से 18 वर्ष तक के किन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। तो जिन लोगों को भी पता है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन है, RTE में निजी स्कूलों में कितनी सीटें आरक्षित हैं? वो 25% सीटों को आरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, RPWD एक्ट 2016 में कितने प्रकार की दिव्यांगताएं हैं? तो 21 प्रकार की। इससे पहले कितने प्रकार की दिव्यांगताएं थी? तो वो 7 प्रकार की थी। RPWD एक्ट 2016 इस पूरे टॉपिक का एक अलग से वीडियो अपलोड है, तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें डिटेल से इस पूरे एक्ट के बारे में समझाया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, RTE एक्ट 2009 और उसके अमेंडमेंट्स। उसके साथ साथ RPWD एक्ट 2016 के शिक्षा संबंधी जो टॉपिक हैं उनको अब कवर किया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि हर एक टॉपिक को बाकायदा उससे बनने वाले क्वेश्चनों को लिया जा रहा है, और ये आपके पूरा सिलेबस में है। आप सिलेबस के एक एक पॉइंट को मिला सकते हैं। आपको सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं कराया जा रहा है। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स किस अनुच्छेद द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया है अनुच्छेद 21A के तहत। अगला, अनुच्छेद 21A किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A को संविधान में कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो आप देख रहे होंगे अनुच्छेद A को बनने वाले हर क्वेश्चन पर हम फोकस कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर अनुच्छेद 21A से बनता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 45 अब क्या प्रदान करता है? तो वो 6 वर्ष तक प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A के अनुसार अभिभावक की फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? तो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। अगला है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार निजी स्कूलों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये की गई हैं 25% सीटें आरक्षित। अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट में नो डिटेंशन पॉलिसी मूल रूप से किस कक्षा तक लागू थी? तो वो थी कक्षा 8 तक। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब होता है कि कक्षा 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाना है। यानी RTE एक्ट में था कि कक्षा 8 तक के बच्चों को फेल ना किया जाए, इसे ही जो है नो डिटेंशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 में प्यूपिल टीचर रेशियो यानी PTR के मानक किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? तो वो किए गए हैं NCTE के द्वारा, और PTR का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। तो ये किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? तो NCTE के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट में शिक्षकों के लिए निषिद्ध कार्य क्या है? तो ये जो कार्य है वो है नॉन एजुकेशनल वर्क और प्राइवेट ट्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी RTE एक्ट से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे हमने सभी को क्या कर दिया है? कवर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। तो ये भी, इस चीज़ को भी हमने ध्यान रखा है कि कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ऑप्शन आपको हर तरीके से आना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है,
RPWD एक्ट 2016 में कितने प्रकार की बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं? तो वो 21 प्रकार की हैं। देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया लेकिन आंसर हमारा वही है। तो हमने इस चीज़ को भी ध्यान रखा है कि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, आंसर हम उसका बता ही ले जाएंगे। तो हमारी तैयारी इस हिसाब से होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, RPWD एक्ट 2016 की धारा 16 क्या सुनिश्चित करती है? तो ये करती है कि शिक्षण संस्थानों द्वारा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, RPWD एक्ट 2016 में इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए मुख्य कर्तव्य क्या है? तो बिना भेदभाव प्रवेश, पहुंच योग्य सुविधाएं, रीजनेबल एकोमोडेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी RPW एक्ट 2016 में ये विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि इसमें दिव्यांग और जो नॉर्मल बच्चे हैं दोनों साथ में पढ़ेंगे ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका सामाजिक विकास हो सके और वो मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। इसलिए वहाँ पर बिना भेदभाव के प्रवेश लिया जाए, पहुँच योग्य सुविधाएं दी जाएं और जो है मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को कार्य करना चाहिए। तो इन चीज़ों को पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, RPWD एक्ट 2016 में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जैसे डिसलेक्सिया को शामिल किया गया है? तो इसमें हाँ, जिन लोगों को डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया आदि से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो वो लोग इसकी अलग से वीडियो अपलोड है चैनल पर और इससे बनने वाले समस्त क्वेश्चनों को वहाँ पर कराया गया है, तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट और RPWD एक्ट दोनों मिलाकर क्या सुनिश्चित करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए इंक्लूसिव और फ्री एजुकेशन यानी समावेशी और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, यानी अगला टॉपिक है शिक्षा आयोग और नीतियों से संबंधित। तो अब इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है और ये सारा कंटेंट सोचिए फ्री में दिया जा रहा है। जो लोग पेड बेच रहे हैं और वो दे भी नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप भी अपना दायित्व निभाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि हम आपके लिए और किस टॉपिक पर वीडियो लाएं या कौन सा हमारा टॉपिक अभी छूट रहा है जो हमारा स्पेशल एजुकेटर TRE 2 में है और उसकी वीडियो अभी आप तक नहीं पहुंच पाई है, तो इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। हमारी टीम लगी हुई है, हम आपको के सिलेबस को जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग कब था? तो ये था 1964 से 1966 के बीच। अगला क्वेश्चन है, NPE 1986 का मुख्य फोकस था? तो इसका जो मुख्य फोकस था वो समानता और गुणवत्ता पर था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में स्कूली शिक्षा कितने चरणों में है? तो ये है 5, 3, 3 और 4 के चरणों में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लेंगे कि NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूली शिक्षा को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो वो 5, 3, 3, 4 के क्रम में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में मातृभाषा में शिक्षा कितने तक? तो ये कम से कम कक्षा 5 तक जो है मातृभाषा में शिक्षा देना होगा। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी के कौशल। अगला हम पढ़ेंगे, एजुकेशन कमीशन सिंस इंडिपेंडेंस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट है आपके सिलेबस का, इसलिए क्योंकि हम भाई एजुकेशन से संबंधित पेपर देने वाले हैं तो इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसलिए इस टॉपिक को हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने का प्रयास किया है और लगभग में समस्त क्वेश्चनों को यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। तो इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा आयोग कौन था? तो राधाकृष्णन आयोग यानी
48-49 में बना था। अगला, राधाकृष्णन आयोग का मुख्य फोकस क्या था? तो ये था उच्च शिक्षा यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन का। अगला क्वेश्चन, मुदालियर आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मुदालियर आयोग को। ये कब गठित हुआ था? तो 1952-53 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया? तो उन्होंने 3 वर्ष निचली माध्यमिक प्लस 3 वर्ष उच्च माध्यमिक शिक्षा का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग यानी एजुकेशन कमीशन का समय काल क्या था? तो ये था 1964 से 1966। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने शिक्षा की संरचना के लिए क्या प्रस्तावित किया? तो 10+2+3 के मॉडल को। NEP 2020 तथा कोठारी आयोग, इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो इन दोनों प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से देखिए और ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ लिया था कि कोठारी आयोग का मॉडल क्या था? तो 10+2 और +3 का था, जबकि NEP का क्या था अभी हमने ऊपर बताया है। तो जिन लोगों को अभी याद है वो लोग बिना पीछे गए कमेंट में लिख के बताएंगे कि हमने क्या बताया था। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने कोठारी आयोग की रिपोर्ट ने किस नीति की आधारशिला रखी? तो NPE 1986 की। अगला क्वेश्चन है, NPE का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो समानता, गुणवत्ता और राष्ट्रीय एकता। अगला क्वेश्चन है, NPE 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो था प्राथमिक स्कूलों में सुधार से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, NPE 1986 में किस संरचना को अपनाया गया? तो वो अपनाया गया था 10+2+3 को। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 किस नीति का क्रियान्वयन योजना था? तो वो था NPE 1986। अगला क्वेश्चन है, POA 1992 में डाइट, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का क्या महत्व था? तो इसका महत्व था शिक्षक प्रशिक्षण और प्राथमिक शिक्षा सुधार। अगला क्वेश्चन है, NPE 1986 और POA 1992 ने किस पर जोर दिया? तो इन्होंने जोर दिया था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा और महिला साक्षरता और SC/ST पर से संबंधित शिक्षा पर, यानी उन लोगों से संबंधित शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 कब जारी हुई थी? तो ये जारी हुई थी 2020 को। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 किस पुरानी नीति को प्रस्थापित किया? तो इसने प्रस्थापित किया NPE 1986 को। अगला हमारा क्वेश्चन है, NEP 2020 में स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो ये है 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन है, 5+3+3+4 में फाउंडेशनल स्टेज कितने वर्ष का है? तो वह है 5 वर्ष, यानी आयु 3 से 8। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में प्री स्टेज किस आयु का है? तो वो है 8 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा कितने स्तर तक? तो कम से कम कक्षा 5 तक, अधिकतम 8 तक। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 का मुख्य लक्ष्य 2030 तक क्या है? तो ये है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी GER, यानी स्कूल शिक्षा में। अगला हमारा प्रश्न है, NEP 2020 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN पर जोर कब तक? तो ये 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में वोकेशनल
एजुकेशन कब से शुरू, तो कक्षा 6 से। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का मुख्य उद्देश्य। जितने भी फुल फॉर्म आ रहे हैं इनको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोध को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में MHRD का नाम क्या बदला, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में सेकेंडरी स्टेज कितने वर्ष का, तो ये होता है 4 वर्ष का, यानी 14 से 18 आयु का। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में बोर्ड परीक्षाएं किस प्रकार की होंगी, तो 2 बार साल में छात्र बेहतर स्कोर चुन सकेंगे, यानी 2 बार होंगी और उसमें जिसमें बेहतर स्कोर आएगा वो क्या कर सकेंगे, उसको चुन सकेंगे। अगला NEP 2020 में 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो समग्र विकास पर रिपोर्ट। NEP 2020 में ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE को कितना महत्व, तो फाउंडेशनल स्टेज में शामिल है। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 का लक्ष्य GER इन हायर एजुकेशन 2035 तक क्या, तो ये है 50%। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार के प्रश्नों को कराया जा रहा है, यानी हमने हर एक टॉपिक के हर प्रकार के प्रश्नों को जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सबको कवर करने का प्रयास किया गया है ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड किया जा सके। जो लोग कोर्स बेच रहे हैं उनसे भी कई गुना अच्छा जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके ताकि आप लोग फ्री में पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 में मल्टी डिस्पेंसरी एजुकेशन का जोर किस पर, तो ये दिया गया है विषयों का एकीकरण और लचीलापन। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में कोडिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग कब से, तो मिडिल स्टेज से, यानी कक्षा 6 से। अगला है कस्तूरी रंगन कमेटी ने NEP 2020 का ड्राफ्ट कब सौंपा, तो ये सौंपा था 2019 में। तो कौन सी कमेटी थी, तो कस्तूरी रंगन कमेटी। ये भी याद रखेंगे कि कौन सी कमेटी थी, तो कस्तूरी रंगन कमेटी थी। NPE 1986 में ओपन यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया गया, हाँ, जैसे इग्नू क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी दूरस्थ शिक्षा का केंद्र है। अगला POA, अभी हमने POA का फुल फॉर्म पढ़ा था, तो जिन लोगों को याद हो वो कमेंट में ज़रूर लिखते रहें भाई, क्योंकि आप उन चीज़ों को दोहरा रहे हैं और जितना ज़्यादा आपको लिखेंगे कमेंट में उतना ज़्यादा आप उसको रिपीट करेंगे, उसको दोहराएंगे और आपको वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएंगी। तो 1992 में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पर जोर, हाँ, ड्रॉप आउट कम करना ताकि ड्रॉप आउट कम हो सके। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में बैगलेस डेज का प्रावधान, तो स्कूल में व्यावहारिक गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में जेंडर इंक्लूसिव फंड का क्या उद्देश्य है, तो लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज़ यानी SSSA क्या करेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। तो ये क्या करेगी, स्कूलों के मानक निर्धारित करेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भाई टिक कर लेंगे। कोठारी आयोग ने कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। अगला क्वेश्चन है NPE 1986 में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य, तो ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या है, तो ये है क्रेडिट्स का बैंक, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, यानी बी इज़ द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है NEP 2020 में हायर एजुकेशन में 4 ईयर मल्टी डिस्पेंसरी UG डिग्री, हाँ, रिसर्च के साथ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन POA 1992 में
एडल्ट एजुकेशन पर क्या जोर दिया गया? तो साक्षरता अभियान, यानी साक्षरता अभियान पर जोर दिया गया। NEP 2020 का पहला शिक्षा नीति, तो 21वीं सदी की पहली, यानी जो NEP 2020 की जो शिक्षा नीति है वो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में PARAKH यानी परख क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, क्या हो जाएगा भाई? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कल एक वीडियो में कमेंट आया था कि सर जो है आप बहुत आसान क्वेश्चन कराते हैं, तो भाई वो आप ही के सिलेबस के हैं, और वो फिर आसान हो या कठिन हो, हमको तो हर टाइप के क्वेश्चन कराना है, क्योंकि पहली बार मेंस होने जा रहा है, किसी के पास कोई मैटर नहीं है, लेकिन हम आपको इतना मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर कह रहे हैं सर इजी क्वेश्चन। इजी इसलिए आपको लग रहे हैं क्योंकि उसके आंसर हम बता रहे हैं। जैसे आज के क्वेश्चन देख रहे होंगे किस तरह के क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर न दिए जाते तो आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो इसलिए इजी नहीं है, क्योंकि उसके आंसर करवाए जा रहे हैं हमारे द्वारा, इसलिए इजी हैं, क्योंकि वो आपके टॉपिक में है। अगर आपके टॉपिक में है तो इजी हो या हार्ड हो, हमको तो सारे क्वेश्चन करवाने हैं, क्योंकि वो आपके लिए इजी होंगे, मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो वो टफ होंगे ना। तो हमको सभी को ध्यान में लेकर चलना है। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, बैच लेते हैं और बैच में फंस जाते हैं, फिर वहाँ पर कोई ना उनको कंटेंट मिलता है ना उनको PDF मिलती है। बाद में उनके चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कहते हैं सर PDF नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और उनका पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। यानी फ्री के कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आपके लिए फ्री में कितना अच्छा भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और उनको वीडियो पसंद भी आ रही है, तो ये वीडियो हमारी उन्हीं लोगों के लिए है। वो लोग आराम से पढ़ते रहें और अपना सिलेक्शन लें। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, NEP 2020 का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ज्ञान आधारित समाज और 21वीं सदी के कौशल, यानी ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें भाई, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक प्रेरणा बनता है, और हम आपके लिए आगे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम आपको ऐसा ही कंटेंट, जैसा आज आप वीडियो में देख रहे होंगे, कितना अच्छा कंटेंट, और हर एक टॉपिक पर विस्तार से प्रश्नों को लिया गया है। किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की गई, यानी किसी प्रश्नों को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए वो हमारी ही वीडियो से आना चाहिए, या फिर उससे संबंधित प्रश्न आना चाहिए कि हमारा आंसर सही होना चाहिए। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो हमारी कैसी लगी, हमारा प्रयास कैसे लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।